नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो कि है डाटा एनालिसिस अर्थात आंकड़ा विश्लेषण, जिसको कि हम प्रदत्त विश्लेषण के भी नाम से जानते हैं, आंकड़ा विश्लेषण के भी नाम से जानते हैं, डाटा विश्लेषण के भी नाम से जानते हैं, अन्य नाम से जानते हैं। उसके पहले हम अगर वीडियो को शुरू करें, हम एक आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है, कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए और आप उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब हम आते हैं डाटा विश्लेषण के ऊपर। अगर हम किसी भी शोध के पक्ष में अगर बात करें तो किसी भी शोध को करने में डाटा विश्लेषण अर्थात आंकड़ा विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, या हम यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्यों में से एक होता है किसी भी शोध का आंकड़ा विश्लेषण। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, अर्थात एक रीढ़ की हड्डी की तरह ये काम करता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर आदमी एक प्रकार से पंगु हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी शोध में अगर आंकड़ा को सही प्रकार से विश्लेषित न किया जाए तो उस शोध का कोई काम नहीं होता है। अब हम अगर आंकड़ा विश्लेषण या डाटा विश्लेषण की बात करेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है आंकड़ा अर्थात डाटा। डाटा की अगर हम बात करें तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये पक्ष होता है। किसी भी शोध को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं तो आंकड़ा को संग्रहित करते हैं, आंकड़ा को संगठन करते हैं, आंकड़ा को पहले हम क्या करते हैं तो संगठित करते हैं। तो जब हम संकलन कैसे करते हैं, आंकड़ा का जब हम संकलन करते हैं तो अगर आंकड़ा हमारे पास रहे तभी हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे। तो उसके दृष्टिकोण से हम देखें तो आंकड़ा किसी भी शोध का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अब हम अगर देखें तो ये जो आंकड़ा होता है इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, अर्थात इसके दो पक्ष होते हैं। कौन सा? तो एक मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। एक होता है मात्रात्मक पक्ष, दूसरा होता है गुणात्मक पक्ष। तो मात्रात्मक आंकड़ा हम किसे कहें, गुणात्मक आंकड़ा किसे कहें, जिसको कि हम इसको मात्रात्मक को सांख्यिकीय भी कहते हैं या संख्यात्मक आंकड़ा भी कहते हैं, और इसको हम गुणात्मक आंकड़ा भी कहते हैं, जिसको कि हम ये आपका गुणात्मक पक्ष होता है। अब गुणात्मक और मात्रात्मक में अंतर क्या है? तो मात्रात्मक जैसे कि हम किसी भी वस्तु, किसी भी विषय, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषताओं को ध्यान से समझिए। जब हम किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति या अन्य चीज़ों की विशेषताओं को मात्रात्मक पक्ष में रखते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं तो मात्रात्मक आंकड़ा कहते हैं। और जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु या अन्य की विशेषताओं को जब हम गुणात्मक पक्षों में रखते हैं तो हम उसे गुणात्मक आंकड़ा कहते हैं। अब हम इसको और ज़्यादा स्पष्ट कर देते हैं कि ये मात्रात्मक आंकड़ा हम उसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी भी छात्र या किसी भी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि जांचनी है, तो अब बुद्धिलब्धि जांचनी है तो अब हम सारे पक्षों को टेस्ट करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फलाने व्यक्ति का या फलाने छात्र की जो बुद्धिलब्धि है वो कितनी है, 100 है या 90 हो सकता है, 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 110 हो सकता है या अन्य हो सकता है। जब हम उसको हम क्या करें, संख्यात्मक पक्ष में हम उसको रखें, उसकी विशेषताओं को, उसकी बुद्धिलब्धि जो है उसकी विशेषता है, और उसको जब हम संख्यात्मक पक्ष में रखें कि उसकी 110 बुद्धिलब्धि है तो बहुत अच्छी है, अगर 70 है तो बहुत ही खराब है, अगर 90 है तो ठीक ठाक है। इस प्रकार से अगर हम मात्रात्मक पक्ष में हम उसको दर्शा दिए उसकी विशेषताओं को, तो हम उसे ही क्या कहते हैं तो मात्रात्मक आंकड़ा कहते हैं। और जब हम कभी भी
किसी भी वस्तु, विषय नहीं कहेंगे, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, स्थान वगैरह का जब हम उसके गुणात्मक पक्षों को रखते हैं, गुणात्मक विशेषताओं को बतलाते हैं, जैसे श्याम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो श्याम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो हमने इसको संख्यात्मक पक्ष में नहीं रखा भैया। तो जब संख्यात्मक पक्ष में नहीं रखा, हमने उसकी विशेषताओं को बतलाया कि ईमानदार आदमी, ईमानदार व्यक्ति, श्याम ईमानदार व्यक्ति है, श्याम ईमानदार आदमी है। तो हम जब ईमानदारी को, तो क्या आप ईमानदार कह सकते हैं कि एक ईमानदार है, 1 किलो ईमानदार है, 100 टन ईमानदार है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। अब हम अगर कहेंगे कि महेश क्लास का सबसे तेज छात्र है, तो जब, या प्रतिभाशाली छात्र है, प्रतिभाशाली छोड़िए, तेज छात्र है, तो हम तेज शब्द जो कहे, तेज उसकी विशेषताओं को बताया, तो तेज शब्द जब कहे तो वो क्या बताया? गुणात्मक पक्षों को बताया। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों को रखते हैं। अब हम आते हैं कि खास करके जो शैक्षिक शोध होते हैं उसके सांख्यिकीय विश्लेषण, शैक्षिक शोध का सांख्यिकीय विश्लेषण। अब हम शैक्षिक शोध का सांख्यिकीय विश्लेषण के ऊपर सबसे पहले आते हैं, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो प्रदत्तों का आप कह सकते हैं, तो प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण। इसमें हम अगर प्रदत्तों का, अर्थात प्रदत्त हम किसको कहते हैं तो डाटा को कहते हैं, आंकड़ा को कहते हैं। तो हम आंकड़ा का जब हम सांख्यिकीय विश्लेषण की ओर जाते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है, तो हम सबसे पहले इसमें कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं? संकलन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? संगठन करते हैं। तीसरा क्या करते हैं? तो विश्लेषण करते हैं। चौथा करते हैं हम व्याख्या करते हैं, और पांचवा क्या करते हैं? तो निष्कर्ष देते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। अब जब हम क्या करते हैं कि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले हम प्रदत्तों का संकलन करते हैं। इसमें सब कुछ प्रदत्तों का जोड़ सकते हैं कि प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का संगठन, प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्तों की व्याख्या और फिर निष्कर्ष। अब हम जब किसी भी सांख्यिकीय शोध में जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो संकलन किया जाता है, प्रदत्त का संकलन किया जाता है, डाटा का संकलन किया जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है। तो जब हम संकलन करते हैं, एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि जब तक हम आंकड़ों का संकलन ही नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास प्राप्त आंकड़े ही नहीं हैं, तो हम व्याख्या कहां से करेंगे भैया? तो या निष्कर्ष पर कहां से आएंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि हम संकलन। तो संकलन में भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमें समय मिला तो अगर आप करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम उसके ऊपर एक अलग से भास्ट में वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें अगर ये पूरा पड़ जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो संकलन करते हैं, प्रदत्त का संकलन करते हैं, अर्थात संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो प्रदत्तों का जब हम संकलन कर लेते हैं, तो हम उसके बाद क्या करते हैं? तो उसका संगठन करते हैं। तो संगठन में हम क्या करते हैं कि उसको छांटते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, अर्थात हम इसको व्यवस्थित करते हैं। क्या ज़रूरत ज़्यादा पहले है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे, जब डाटा संकलन में क्षेत्र में जाते हैं हम, तो क्षेत्र में जाने के पश्चात हमने बहुत सारे आंकड़ों का संकलन कर लिया। अब आंकड़ों का संकलन कर लिया तो उसमें से हम ये संगठन में देखते हैं कि कौन सा डाटा हमारे काम का है, कौन सा डाटा हमारे काम का नहीं है। वो सारी चीज़ें इस संगठन में आ जाता है, अर्थात उसको हम संगठित करते हैं, व्यवस्थीकरण करते हैं।
फिर आता है आपका विश्लेषण। जब हम संगठित कर लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, भाष्ट रूप देते हैं, कि उसको विश्लेषित करते हैं कि क्या क्या चीज़ें, अर्थात हमारे जो शोध हैं उसको जब हमने संगठित भी कर लिया, अर्थात आंकड़ों को जब हमने संगठित भी कर लिया, उसके बाद हम विश्लेषित करते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, और विश्लेषण के पश्चात हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, अर्थात उसकी हर एक चीज़ों को, हर एक पहलुओं को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं या विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। क्योंकि हम पूरा शोध कर रहे हैं, तो शोध में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से छोटे छोटे चीज़ों को देखे और सीधा निकल गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप शोध कर रहे हैं तो आप संपूर्णतया आपको हर एक चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी जो कि आपके शोध से संबंधित चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम उसकी भाष्ट व्याख्या करते हैं, हर एक पहलुओं की व्याख्या करते हैं। और जब हमने क्या किया कि संकलित भी कर लिया, हमने संगठित भी कर लिया, हमने विश्लेषित भी कर लिया, हमने व्याख्या भी निकाल ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस विश्लेषण के दौरान हम क्या करते हैं, इस विश्लेषण में हम क्या करते हैं, बहुत सारे आंकड़े जो होते हैं उसको विश्लेषण के दौरान हम बहुत सारे सांख्यिकीय जो टेस्ट होते हैं उस टेस्ट के माध्यम से इसकी जांच परख करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा हमारे जो डाटा जो हमारे पास हैं उपलब्ध उसको हम किस माध्यम से करें ताकि हमारा जो शोध है वो बेहतर तरीके से हो पाए। अर्थात हम टी टेस्ट कर सकते हैं, हम एफ टेस्ट कर सकते हैं, हम एनोवा कर सकते हैं, या फिर हम अन्य माध्यम से हम उसका विश्लेषण करें, या फिर हम मीन मीडियन मोड वगैरह जो होता है जिसको कि हम मीन मीडियम मोड के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार से हम उसका विश्लेषण करते हैं, हम फिर व्याख्या करते हैं, और उसके आधार पर सब कुछ जब हो जाता है उसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे शोध का निष्कर्ष ये होता है। तो हम उसके बाद उसका निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब हम देखेंगे कि सांख्यिकीय शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो सांख्यिकीय विश्लेषण के जब सांख्यिकीय विश्लेषण के पक्ष, जब हम सांख्यिकीय विश्लेषण की बात करते हैं, शैक्षिक शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण की बात करते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण दो क्या होते हैं, पक्ष होते हैं। एक होता है आपका मात्रात्मक पक्ष। अब ये आप उससे संबंधित नहीं करिएगा, ये अलग है, आप जानेंगे। मात्रात्मक, और दूसरा होता है विवरणात्मक। विवरणात्मक जिसको कि हम वर्णनात्मक भी कहते हैं। अब ये एक होता है मात्रात्मक पक्ष, दूसरा होता है विवरणात्मक अर्थात वर्णनात्मक पक्ष। अब मात्रात्मक पक्ष में हम क्या करते हैं, तो जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्योंकि हम शोध से संबंधित ही चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अनुकूल शोध का टॉपिक क्या है उसके अनुकूल ही हम संकलन भी किए, संगठन भी किए, विश्लेषण भी किए, व्याख्या भी किए, निष्कर्ष भी किए, सारी चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जब हम सांख्यिकीय विश्लेषण में जाते हैं तो हमें मात्रात्मक पक्ष में क्या करना होता है, तो हम चाहे जो भी व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है या जो भी है, उसके मात्रात्मक पहलुओं को हम देखते हैं। मात्रात्मक पहलुओं से यहां पर मतलब है कि जब हम यहां पर देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट कैसा करना होता है, तो मान लीजिए कि एक कोई क्या है, तो दवा है। अब कोई एक मात्र दवा है, अब एक दवा है, अगर हमें उसको जांच ये करनी है कि इस फलानी दवा में कितने परसेंट क्या है, तो अल्कोहल है, अल्कोहल हैं, तो कितने परसेंट अल्कोहल हैं, अगर मुझे इसकी जांच करनी होती है तो हम क्या सामान्यतया जांच कर पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। हमें उसको जांच करने के लिए किसी भी
लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ती है, हमें उसको लैब में ले जाना पड़ता है, उसके तमाम पक्षों को लैब में क्या किया जाता है, उसकी जांच की जाती है बजाबते, क्योंकि उस सारा कुछ कंट्रोल चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो क्योंकि जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो लैब में जा कर के हम उसका संपूर्ण तरीके से टेस्ट करते हैं, तब हम वहाँ पर बताने में समर्थ होते हैं कि इस दवा में जो अल्कोहल है इसकी मात्रा 10% है, 15% है, 20% है, 50% है, 3% है, 1% है, 4% है। इसको हम वहाँ पर कह पाने में समर्थ होते हैं। अगर हम किसी दवा को देखने के बाद हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि क्या इसमें इतने परसेंटेज हैं? नहीं, क्योंकि अब आप कह सकते हैं कि नहीं, उस पर लिखा हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर वो गलत आपको बता रहा है, गलत जानकारी दी जा रही है, तो उसको उस दरमियान आपको क्या करना पड़ेगा, लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। अब हम विवरणात्मक की बात करते हैं या वर्णनात्मक की बात करते हैं। तो वर्णनात्मक शोध या विवरणात्मक शोध में हम क्या करते हैं, तो उसके मुख्यतया गुणात्मक पक्षों को, लेकिन अब ये आप नहीं कहेंगे कि विवरणात्मक या वर्णनात्मक जो शोध होता है उसमें आंकिक आंकड़े नहीं होते हैं या उसमें अंक नहीं होते हैं। बिल्कुल अंक होते हैं, डेफिनेटली अंक होते हैं, लेकिन इसके पक्ष अलग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने दवा में अल्कोहल की मात्रा कितनी है इसका टेस्ट किया, तो उसको वहाँ पर लैब में ले जाना पड़ा। अगर हमें मान लीजिए कि कोई शराबी है तो हमेशा शराब पीता है, तो वो अभी फिलहाल शराब नहीं पिया हुआ है, लेकिन उसको देखने के पश्चात लोगों ने कह दिया कि ये तो एकदम से टल्ली है, ये तो शराब पिया हुआ है। अब उसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लैब में ले जाना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। उसको जांच के दरमियान आप कह सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई भी परसेंटेज अल्कोहल की नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि इसने अभी शराब नहीं पी है। या अगर उसके ब्लड सर्कुलेशन को आप टेस्ट करेंगे, ब्लड को टेस्ट करेंगे, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन जब हम विवरणात्मक पक्ष में जाते हैं, वर्णनात्मक पक्ष में जाते हैं, तो इसमें भी आंकिक आंकड़े आते हैं, लेकिन इसके जो टेस्ट करने के जो तरीके होते हैं वो लैब में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका क्या है, तो प्रदत्त है, जो भी आपका डाटा है, हम उस डाटा को क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है ग्रुप 1 और दूसरा होता है ग्रुप 2, जिसको कि हम कंट्रोल्ड भी कह सकते हैं। कंट्रोल्ड और स्वतंत्र कह दीजिए। तो एक को हम कंट्रोल्ड ग्रुप में रखे, दूसरे ग्रुप को हम क्या किए, तो बराबर हिस्से में बांट दिया। मान लीजिए कि 100 का हमारे पास डाटा है, तो 50 बच्चों को हमने ग्रुप 1 में और 50 बच्चों को हमने ग्रुप 2 में बिठा दिया। अब हमने क्या किया, तो ग्रुप ए या ग्रुप 1 को हमने क्या किया कि उसको एक ही पाठ दोनों को पढ़ाना है, लेकिन एक पहले ग्रुप को जो हमने पढ़ाया वो किसी खास विधियों के द्वारा पढ़ाया। जब हम किसी खास विधियों के द्वारा पढ़ाया और इस ग्रुप 2 को हमने क्या किया कि स्वतंत्र तरीके से उसको बिल्कुल बिना एकदम से बिल्कुल पारंपरिक मोड में हमने पढ़ाया, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हमने पढ़ाया। अब पढ़ाने वाला भी मैं ही हूं। अब हमने इस ग्रुप को क्या किया कि किसी खास विधियों के द्वारा पढ़ाया। दूसरे ग्रुप को हमने क्या किया कि उसको हमने पारंपरिक ढंग से पढ़ाया। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या हमें लैब में जाने की जरूरत है? नहीं है। तो हम क्या करना है, तो इसको करने के लिए हमें सांख्यिकीय विधियों का, सांख्यिकीय विश्लेषण का हमें सहारा लेना होता है। तो जब हमें सांख्यिकीय विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, तो या तो हम मीडियन मोड के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसको कि हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं, या फिर हम यू टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा वगैरह वगैरह के द्वारा बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो हमारे में कितना हद तक सही बैठता है, फिट बैठता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस विधियों को या उस टेस्ट को हम
लेते हैं और उस टेस्ट को लेने के बाद हम दोनों ग्रुप को हम टेस्ट करते हैं और फिर टेस्ट करने के पश्चात अगर हमें ये निष्कर्ष समझ में आता है कि ग्रुप 1 जो कि कंट्रोल्ड ग्रुप था, जिसको कि हमने किसी खास विधियों के द्वारा हमने पढ़ाया, उसका जो ज्ञान है उस पाठ में ज़्यादा है अपेक्षाकृत ग्रुप 2 के, तो हम कह पाने में समर्थ होते हैं कि इस खास विधि का असर इस पाठ के ऊपर ज़्यादा पड़ा या छात्रों के ऊपर ज्ञानवर्धन में ज़्यादा पड़ा, हम ऐसा कह पाने में समर्थ होते हैं। तो कह पाने में समर्थ जब होते हैं तो इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण हम कहना भूल गए कि डाटा जब भी होता है तो जो हमारा आंकड़ा होता है, कहाँ गया आंकड़ा, तो जो भी हमारा प्रदत्त होता है, जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी हमारा प्रदत्त होता है, वो कैसा हो तो विश्वसनीय हो, वो कैसा हो तो वैध हो, वो कैसा हो तो जनसंख्या जो हमारी है, पॉपुलेशन जो हमारी है, उसका सही सही प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमारे जो शोध होते हैं उसको वैध तरीके से या फिर उसमें मजबूती प्रदान करता है, उसमें अच्छाई प्रदान करता है, या फिर उसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो प्रदत्त है अगर वो पर्याप्त है तो निश्चित ही हमारा जो निष्कर्ष भी होगा, और सही तरीके से हमने अगर सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा उसको हमने निकाला है, निष्कर्ष प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से हमारा जो शोध की गुणवत्ता होगी वो बहुत तगड़ी होगी। और अगर हमारे प्रदत्त ही बहुत लो हैं या फिर हमने सही तरीके से उसको एनालाइज नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, अपर्याप्त होगा, या फिर मतलब बहुत अच्छा शोध उसको नहीं माना जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत कम समय में आपने बहुत बेहतर ढंग से इसको समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।